क्या आप जानते हैं कि शाहरुख खान की फेमस मूवी ओम शांति ओम के डायलॉग्स द एल्केमिस्ट बुक में से लिए गए हैं? तो चलिए फिर इस बुक को सुनते हैं। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही कमाल की किताब के बारे में जिसका नाम है द एल्केमिस्ट और जिसे पाउलो कोएल्हो ने लिखा है। सपने लोगों को आगे बढ़ा सकते हैं, उनमें एनर्जी होती है। एक बार जब आप अपने सपने को पूरा करने की इच्छा रखते हैं तो उस सपने को पूरा करने के लिए रास्ते आपको अपने आप दिखाई देने लग जाते हैं। मुझे यकीन है कि आपके भी सपने जरूर होंगे जिन्हें आप जल्दी ही पूरा करना चाहते हैं। तो यहाँ पर वो कहानी आपको सुनाऊंगी जो आपको उस रास्ते पर ले जाएगी जो सीधे आपके सपनों की ओर जाते हैं। इस बुक की समरी में हम एक शेफर्ड यानी कि एक चरवाहे की कहानी शेयर करने वाले हैं जिसका नाम था सैंटियागो। वो अपने झुंड के साथ एक खाली चर्च में पहुंचता है और वहीं रात बिताने का फैसला करता है। उसने अपनी जैकेट के साथ फर्श पर झाड़ू लगाया और उसी किताब का एक तकिया बनाकर लेट गया जिसे उसने अभी अभी पढ़ना खत्म किया था। उसने खुद से कहा कि उसे मोटी किताबें पढ़ना शुरू करना होगा क्योंकि वो लंबे समय तक चलती हैं और ज्यादा आरामदार तकिया यानी कि पिल्लो बनती हैं। उस रात को उसको फिर से वही सपना आया जो एक हफ्ते पहले उसे आया था और एक बार फिर से वो उसको खत्म होने से पहले ही उठ गया। उसके माता पिता चाहते थे कि वो पुजारी बने, लेकिन वो बचपन से ही दुनिया को जानना चाहता था, इसलिए वो एक शेफर्ड बन गया। चलते वक्त वो हमेशा भेड़ों से बात करता था। कभी कभी वो उन गांवों में जो कुछ भी देखता था वो भेड़ों को सब कुछ बताते हुए चलता था। लेकिन पिछले कुछ दिनों में उसने सिर्फ एक ही बात की थी। एक लड़की जो कि एक व्यापारी की बेटी थी, एक गांव में रहती थी जहां वो लगभग 4 दिन में पहुंचने वाला था। साल भर पहले वो एक बार पहले भी उस गांव में गया था। व्यापारी एक दुकान का मालिक था। सूरज को देखते हुए उसने अंदाजा लगाया कि वो दोपहर से पहले तारीफा पहुंच जाएगा। फिर उसे अचानक याद आया कि तारीफा में तो एक बूढ़ी औरत रहती है जो कि सपनों के बारे में बताती है। बूढ़ी औरत उसे अपने कमरे में लेकर आई। लड़के ने कहा, मुझे एक ही सपना 2 बार आया। मैंने अपने सपने में देखा कि मैं एक मैदान में हूँ, एक बच्चा आया और वो मेरे झुंड के साथ खेलने लगा। बूढ़ी औरत ने कहा, अपने सपने के बारे में और बताओ। लड़के ने कहा कि वो बच्चा मेरे झुंड के साथ थोड़ी देर खेलता रहा और फिर एकदम से उस बच्चे ने मेरे दोनों हाथ पकड़े और मुझे इजिप्ट के एक पिरामिड में ले गया। उस बच्चे ने कहा कि अगर तुम यहाँ आओगे तो तुम्हें खजाना मिलेगा। बूढ़ी औरत थोड़ी देर तक चुप रही, फिर उसने कहा, तुम मुझसे वादा करो कि तुम मुझे अपने खजाने का 10वां हिस्सा दोगी। लड़के ने कहा, ठीक है। फिर उस बूढ़ी औरत ने कहा कि तुम्हें इजिप्ट के पिरामिड पर जाना चाहिए और वहां पर तुम्हें खजाना मिलेगा। लड़का नाराज सा हो गया। उसने सोचा कि अभी वो कभी अपने सपनों पर विश्वास नहीं करेगा। फिर वो कुछ खाने के लिए बाजार गया। उसने अपनी किताब को एक मोटी किताब से बदला और चौक के पास जाकर एक बेंच पे बैठ गया। जैसे ही उसने पढ़ना शुरू किया तो एक बूढ़ा आदमी उसके पास आकर बैठ गया। बूढ़े ने कहा कि वो थका हुआ और प्यासा है। उसने पूछा, क्या वो लड़के की शराब में से एक घूंट ले सकता है? लड़के ने अपनी बोतल ये सोचकर दे दी कि बूढ़ा आदमी बाद में उसे अकेला छोड़ देगा और तंग नहीं करेगा, लेकिन वो उससे बात करना चाहता था। लड़के ने पूछा, आप कहाँ रहते हो? बूढ़े ने कहा, मैं सलेम से हूँ। और आप सलेम में क्या करते हैं? उसने पूछा। मैं सलेम में क्या करता हूँ? बूढ़ा हंसा। ठीक है, मैं सलेम का राजा हूँ। लड़के ने सोचा, लोग भी अजीब अजीब सी बातें करते हैं। बूढ़े ने कहा, मेरा नाम मेलज़ाइडेक है। लड़के ने कहा, मुझे मेरी किताब दे दो, मुझे जाकर अपनी भेड़ों को इकट्ठा करना है और जाना है। बूढ़े ने कहा, मुझे अपनी भेड़ों का 10वां हिस्सा दे दो और मैं तुम्हें बताऊंगा कि खजाना कैसे खोजना है। अब लड़के ने सोचा कि उसे अपने झुंड और अपने खजाने में से एक चीज को चुनना होगा। अगले दिन दोपहर में लड़का उस बूढ़े आदमी से मिला। वो अपने साथ अपने झुंड का 10वां हिस्सा लेकर आया था। लड़के के दोस्त ने तुरंत सभी भेड़ें खरीद ली। उसने कहा कि उसे हमेशा एक चरवाहा बनने का सपना देखा था। बूढ़े ने कहा, खजाने को खोजने के लिए तुम्हें संकेतों का पालन करना होगा। भगवान ने सभी के लिए एक रास्ता तैयार किया है, तुम्हें बस उन संकेतों को पढ़ना है। वो संकेत, वो हिंट जो भगवान ने आपके लिए छोड़े हैं। बूढ़े आदमी ने अपनी थैली खोली और लड़के को एक सफेद पत्थर और एक काला पत्थर दिया। उसने कहा कि ये तुम्हारी मदद करेंगे। उनका नाम उरीम और थमीम था। काला हाँ का और सफेद नहीं का संकेत था। उसने कहा कि जब तुम्हें संकेतों को पढ़ने में दिक्कत होगी, जब तुम्हारे रास्ते में कोई प्रॉब्लम आएगी तो ये पत्थर तुम्हें डिसीजन लेने में हेल्प करेंगे। बूढ़े ने उसे समझाया और अलविदा कहकर चला गया। लड़का टैंगियर पहुंचता है और यहीं से उसकी यात्रा शुरू होती है।
वो फिर एक बार में चला जाता है। फिर उसके पास एक अनजान लड़का आकर बैठ जाता है और उस लड़के के साथ वो बातचीत करनी शुरू कर देता है। तब लड़के ने उससे कहा कि उसे पिरामिड तक जाने की जरूरत है। लड़के ने पूछा कि मैं चाहता हूं कि आप मुझे वहां तक ले जाएं। अगर आप ये कर सकते हैं तो मैं आपको उसके बदले गाइड के रूप में पैसे दे सकता हूं। क्या आपके पास कोई आइडिया है कि पिरामिड तक कैसे पहुंचा जा सकता है? नए लड़के ने कहा कि उसे पूरा सहारा डेजर्ट को पार करना होगा और ऐसा करने के लिए आपको पैसों की जरूरत पड़ेगी और उसे इसलिए ये जानना जरूरी था कि क्या उसके पास पैसे हैं। लड़के ने सोचा कि एक अजीब सा सवाल है। उसने अपने पाउच में से पैसे निकाले और नए लड़के को दिखाए। लड़के ने अपने नए दोस्त पर भरोसा किया। उसने अपने पैसे निकाले और गिनने लगा। वो टैंगियर की गलियों में से एक साथ चल रहे थे। उसने पैसे लेते हुए कहा कि हम कल तक पिरामिड तक पहुंच सकते हैं, लेकिन उसके लिए 2 ऊंट खरीदने पड़ेंगे। वो एक चौक के बीचों बीच पहुंचे जहां बाजार लगता था। लड़के ने कभी भी अपने नए दोस्त से नजरें नहीं हटाई क्योंकि वो चौकन्ना रहना चाहता था। अचानक से उस लड़के की नजर एक सुंदर सी तलवार पर पड़ती है। लड़के ने खुद से प्रॉमिस किया कि जब वो पिरामिड से वापस आएगा तो वो उस तलवार को जरूर खरीदेगा। उसने अपने दोस्त से कहा कि उस स्टॉल के मालिक से पूछे कि तलवार कितने की है, लेकिन जब वो पीछे मुड़ा तो उसका नया साथी कहीं नहीं मिला। वो वहीं रुका रहा और उसने अपने नए दोस्त का इंतजार किया, लेकिन उसका नया दोस्त वापस आया ही नहीं। वहां पास में ही एक क्रिस्टल्स का व्यापारी रहता था। वो जब भी सुबह उठता तो उसे चिंता महसूस होती थी। वो हर सुबह महसूस करता था कि वो 30 साल से एक ही जगह पर था, एक ही पहाड़ की चोटी पर दुकान जहां कुछ ही ग्राहक आते थे। एक समय था जब वहां पर बहुत से लोग उसकी दुकान के बारे में जानते थे, अरब व्यापारी, फ्रेंच लोग, बहुत सारे लोग। लेकिन जैसे जैसे समय बदला पड़ोसी दूर चले गए और पहाड़ी पर बहुत कम दुकानें रह गई। लेकिन क्रिस्टल व्यापारी के पास कोई चारा नहीं था। उसने अपनी जिंदगी के 30 साल क्रिस्टल के टुकड़े खरीदने और बेचने में ही गुजारे थे। अब और कुछ करने की में बहुत देर हो चुकी थी। लड़के ने क्रिस्टल व्यापारी से कहा, अगर आप चाहें तो मैं खिड़की के उन शीशों को साफ कर सकता हूँ। बदले में आप मुझे खाने के लिए कुछ दे देना। जैकेट निकलवाकर वो शीशा साफ करने लगा। आधे घंटे में उसने खिड़की के सारे शीशे साफ कर दिए थे। जब उसने सफाई पूरी कर ली, क्रिस्टल व्यापारी ने कहा, चलो चलते हैं और कुछ दोपहर का खाना खाते हैं। व्यापारी ने पूछा, क्या तुम मेरे लिए काम करना चाहते हो? लड़के ने कहा, मैं पूरे दिन काम कर सकता हूँ। मैं पूरी रात काम करूंगा और तुम्हारी दुकान के हर क्रिस्टल के टुकड़े को साफ कर दूंगा। बदले में मुझे कल पिरामिड जाने के लिए पैसे चाहिए। व्यापारी हंसने लगा। यहाँ तक कि अगर आप पूरे साल मेरे क्रिस्टल साफ करते रहें, भले ही आप हर टुकड़े को बेचकर एक अच्छा कमीशन भी कमाते रहें, फिर भी आपको पिरामिड तक जाने के लिए पैसे उधार ही लेने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ और उस पिरामिड के बीच में हजारों किलोमीटर का रेगिस्तान है। लड़के ने कहा, मैं तुम्हारे लिए काम करूंगा। और एक लंबी चुप्पी के बाद लड़के ने कहा, मुझे कुछ भेड़ खरीदने के लिए पैसे चाहिए। लड़का लगभग 1 महीने से क्रिस्टल व्यापारी के लिए काम कर रहा था। उस सुबह उसने कुछ कैलकुलेशन की कि अगर वो रोज काम करना जारी रखता है तो वो 1 साल में कुछ भेड़ें ही खरीद पाएगा। फिर उसने सोचा कि तेजी से पैसा कमाने के लिए कुछ नया करना चाहिए। लड़के ने व्यापारी से कहा, मैं क्रिस्टल के लिए केस डिस्प्ले बनाना चाहता हूँ। व्यापारी ने जवाब दिया, मेरे पास पहले तो कभी कोई केस नहीं था। 2 महीने और बीत गए और डिस्प्ले केस की वजह से कई नए ग्राहक क्रिस्टल की दुकान पर आने लगे। लड़के ने अनुमान लगाया कि अगर वह 6 महीने और काम करता है तो वो एक स्पेन लौट सकता है और 60 भेड़ें खरीद सकता है, लेकिन सिर्फ 60। एक दिन उसने एक आदमी को शिकायत करते हुए सुना कि पहाड़ पर अच्छी चाय पानी की जगह नहीं है। लड़के ने कहा कि हम चाय बेचनी शुरू करते हैं। व्यापारी ने कहा, यहाँ कई जगहों पर चाय बेची जाती है। उसने कहा कि लेकिन हम क्रिस्टल के गिलास में चाय बेच सकते हैं। लोग चाय का मजा भी लेंगे और फिर गिलास को भी खरीदना चाहेंगे। व्यापारी ने हाँ कर दी और आइडिया काम कर गया। सब लोग पहाड़ पर चढ़कर चाय पीने लगे। पूरे 11 महीने और 9 दिन हो चुके थे जब लड़के ने पहली बार अफ्रीकन कॉन्टिनेंट पर पैर रखे थे। लड़के के पास पैसे का एक बंडल था। उसके पास इतना पैसा था कि उसमें से उसने 120 भेड़ें खरीदी, वापसी की टिकट खरीदी और अफ्रीका से अपनी सारी चीजों को अपने देश में इंपोर्ट कराने के लिए लाइसेंस भी खरीदा। लड़के ने कहा, आज मैं जा रहा हूँ। मेरे पास इतना पैसा है जो मुझे मेरी भेड़ें खरीदने के लिए चाहिए। क्या आप मुझे अपना आशीर्वाद देंगे? व्यापारी ने कहा कि आपने मेरी मदद की है, मुझे आप पर गर्व है। लड़के ने खुद से कहा, लेकिन मैं उन खेतों में वापस जा रहा हूँ जिन्हें मैं जानता हूँ, अपनी झुंड की फिर से देखभाल करने के लिए। लेकिन वह अब अपने अंदर के फैसले से खुश नहीं था।
एक सपने को पूरा करने के लिए उसने पूरे 1 साल तक काम किया और वह सपना कम इम्पोर्टेंट होता जा रहा था। लड़के ने सोचा, मैं हमेशा चरवाहा बनकर वापस जा सकता हूँ। मैंने सीखा है कि भेड़ों की देखभाल कैसे की जाती है और मैं कभी भी नहीं भूल पाऊंगा कि ये कैसे करना है, लेकिन शायद मुझे पिरामिड तक पहुंचने का दूसरा मौका कभी नहीं मिलेगा। और अचानक ही उसे अपने अंदर से बहुत ज्यादा खुशी फील हुई। एक अंग्रेज एक ऐसी बेंच पर बैठा था जिसमें से जानवरों का पसीना और धूल की स्मेल आ रही थी। उन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरीज में बहुत सारा समय बिताया था और ऑलकेमी पर बहुत ज्यादा रेयर और सबसे इम्पोर्टेंट किताबों को खरीदा था। अंग्रेज ऑलकेमिस्ट से मिलने अल फयोमो जा रहे थे। बाहर सहारा डेजर्ट को पार करने के लिए एक बड़ा सा कारवा बनाया गया था। फिर एक जवान अरब अंदर आया, वो सेंटाइगो था। एक काली आंखों वाले बड़ी दाढ़ी वाले आदमी ने कहा, मैं इस कारवां का लीडर हूं और मैं अपने साथ चलने वाले हर आदमी की जिंदगी और मौत को संभाल कर रखने की ताकत रखता हूं। लड़का उस अंग्रेज से बहुत कम बात करता था जिसने अपना ज्यादा समय उसकी किताबों के साथ बिताया था। लड़के के पास भी उसकी किताबें थी जो उसने सफर से पहले कुछ दिनों में पढ़ने की कोशिश की थी, लेकिन उसे कारवां को देखना और हवा को सुनना ज्यादा अच्छा लगता था। उसके साथ यात्रा करने वाले ऊंट चलाने वाले के साथ उसकी दोस्ती हो गई। उसने कहा कि मैं एल केरियम के पास रहता था, मेरे पास मेरा बगीचा था, मेरे बच्चे, एक ऐसा जीवन जो मेरे मरने तक शायद बिल्कुल नहीं बदलता। लेकिन एक दिन धरती कांपने लगी और नाइल नदी अपने बैंक से ओवरफ्लो होने लगी। जमीन बर्बाद हो गई और मुझे घर चलाने के लिए कोई और रास्ता खोजना पड़ा। इसलिए अब मैं कैमल को चलाता हूँ, यानी कि ऊंट को चलाता हूँ। एक रात को ऊंट चालक आग के पास आ गया जहाँ पर अंग्रेज और लड़का बैठे थे। उसने बताया कि आदिवासियों ने आपस में लड़ाई शुरू कर दी है। अंग्रेज ने पूछा, क्या वो खतरे में हैं? ऊंट चलाने वाले ने कहा, एक बार जब आप रेगिस्तान में पहुंच जाते हैं तो वापस नहीं जा सकते। अंग्रेज पूरी रात सो नहीं पाया। उसने लड़के को बुलाया और वो आग के चारों ओर चक्कर लगाने लगे। लड़के ने अंग्रेज को अपने जीवन की कहानी सुनाई। उसे सबसे अच्छा लड़के का क्रिस्टल की दुकान पर काम करना लगा। अंग्रेज ने कहा कि मैं कारवां पर ध्यान दूंगा और लड़के ने कहा कि वो अंग्रेज की किताबें पढ़ेगा। जिस किताब में लड़के को सबसे ज्यादा दिलचस्पी लगी उसमें एक नामी एल्केमिस्ट की कहानी थी। वे ऐसे लोग थे जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी लैब में मेटल्स को शुद्ध करने के लिए बिता दी थी। उनका मानना था कि अगर किसी मेटल को कई सालों तक बहुत ज्यादा गर्म किया जाए तो वो अपने इनहेरेंट प्रॉपर्टीज को छोड़ देती है। उन्होंने इस खोज को मास्टर वर्क कहा। वो आधा लिक्विड था और आधा सॉलिड। लड़के ने सीखा कि मास्टर वर्क के लिक्विड पार्ट को जीवन का अमृत यानी कि एलिक्सिर ऑफ लाइफ कहते हैं और ये सारी बीमारियों से भी बचाता है। इसी की वजह से एल्केमिस्ट कभी बूढ़े नहीं होते। और सॉलिड पार्ट को फिलोसफर स्टोन कहते हैं। इसका थोड़ा सा टुकड़ा भी किसी धातु को सोना बना सकता है। सूरज उगते ही जब लड़के की आंख खुली तो उसके सामने खजूर की एक बड़ी कटार थी जो पूरे रेगिस्तान में फैली हुई थी। अंग्रेज ने कहा, हमने कर दिखाया। वो भी जल्दी जाग गया था। उन लोगों को अब लड़ाई खत्म होने तक ओसिस में ही रुकना होगा। इस बीच लड़के ने अपने खजाने के बारे में सोचा और उसने खुद को कहा, हिम्मत मत खोना। लड़के को उस अंग्रेज से दूर एक टेंट में 5 दूसरे लड़कों के साथ जगह दी गई थी। लड़के ने उन्हें एक चरवाहे के रूप में अपने जीवन के बारे में बताया और जैसे ही वो अपने क्रिस्टल की दुकान पर वाले अनुभवों को बताने वाला था, अंग्रेज तंबू में आ गया और वो लड़के को बाहर ले गया और कहने लगा, मैं पूरी सुबह से तुम्हें ढूंढ रहा था। मुझे पता लगाने में तुम्हारी मदद चाहिए कि अल्केमिस्ट कहाँ रहता है। पहले तो उन्होंने खुद ही ढूंढने की कोशिश की। उन्होंने हर जगह ढूंढा और उन्हें पता चला कि जितना वो सोच सकते हैं ओसिस उससे कहीं ज्यादा बड़ा है। अंग्रेज ने कहा, हमने लगभग पूरा दिन बर्बाद कर दिया है और एक कुएं के पास लड़के के साथ जाकर बैठ गया। लड़का एक औरत के पास गया जो कुएं से पानी लेने आई थी। अंग्रेज ने कहा, गुड आफ्टरनून मैम, मैं ये पता लगाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अल्केमिस्ट कहाँ रहते हैं। वो लेडी कहने लगी कि उसने ऐसे आदमी के बारे में कभी नहीं सुना और जल्दी से वहां से चली गई। लड़के ने कहा कि मैंने भी पहले कभी अल्केमिस्ट के बारे में नहीं सुना, शायद यहाँ पर किसी ने भी ना सुना हो। अंग्रेज की आंखें चमक उठी और बोला, शायद यहाँ कोई भी नहीं जानता कि अल्केमिस्ट होता क्या है, तो पता लगाओ कि वो कौन है जो लोगों की बीमारी को ठीक करता है। अंत में एक लड़की उसके पास पहुंचती है। उसके कंधे पर एक बर्तन था। उसका सर घूंघट से ढका हुआ था। लड़का अल्केमिस्ट के बारे में पूछने के लिए उसके पास जाता है। लड़की के करीब गया। जब वह मुस्कुराई तो उसने भी आगे से स्माइल पास की।
आपका नाम क्या है? उसने पूछा। लड़की ने कहा फातिमा। लड़के ने उस आदमी के बारे में पूछा जिसने लोगों की बीमारी ठीक की, वो आदमी जो दुनिया के सभी रहस्यों को जानता है। लड़की ने दक्षिण की ओर इशारा किया और कहा, वहां एक अजीब सा आदमी रहता था। फिर उसने अपना बर्तन पानी से भर लिया और चली गई। अगले दिन लड़का कुएं पर फिर से लौट कर आया। अंग्रेज भी वहीं था, रेगिस्तान को देख रहा था। एल्केमिस्ट उन्हें मिल चुका था। अंग्रेज ने एल्केमिस्ट से कहा कि वो सीखना चाहता है कि मेटल को सोने में कैसे बदला जाए। एल्केमिस्ट ने कहा, जाओ और कोशिश करो, ट्राई हार्ड। अंग्रेज के जाते ही फातिमा वहां आ गई और उसने अपने बर्तन में पानी भर लिया। लड़के ने कहा कि मैं यहाँ पर आपको एक बात बताने आया हूँ कि मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ और आपसे शादी करके आपको अपनी वाइफ बनाना चाहता हूँ। ऐसा सुनते ही लड़की के हाथों से मटका गिर गया और पानी नीचे फैल गया। लड़के ने कहा कि मैं यहाँ रोज तुम्हारा इंतजार करूंगा। मैं एक खजाने की तलाश में रेगिस्तान को पार करने आया हूँ जो पिरामिड के पास पे कहीं पे है, और ये लड़ाई मेरे लिए श्राप की तरह थी, लेकिन अब ये एक आशीर्वाद बन चुकी है क्योंकि वो मुझे तुम्हारे पास ले आई है। जब वो लगभग 1 महीने के लिए रेगिस्तान में थे तो कारवां के एक नेता ने अपने साथ यात्रा करने वाले सभी लोगों को बुलाया और कहा, हम नहीं जानते कि ये लड़ाई कब खत्म होगी, इसलिए हम अपनी यात्रा को अब जारी नहीं रख सकते। लड़ाई लंबे समय तक चल सकती है। वो लोग वहीं चले गए हैं जहां वो रह रहे थे, और लड़का उस दोपहर को फातिमा से मिलने गया। फातिमा ने कहा कि जब मैं एक बच्ची थी तो मैंने एक सपना देखा था कि रेगिस्तान मुझे एक बहुत अद्भुत उपहार देगा। अब मेरा तोहफा आ गया है और वो तुम हो। मैं तुम्हारे सपने का हिस्सा हूं, इसलिए मैं चाहती हूं कि तुम अपना सपना पूरा करो। अगली सुबह वो लड़का वहीं बैठकर कुछ सोच रहा था कि उसने अपने सर के ऊपर कुछ मूवमेंट महसूस की। ऊपर देखने पर उसने देखा कि एक बाज का जोड़ा आसमान में उड़ रहा है। जैसे ही उसने उनको ध्यान से देखा तो लड़के के पास अचानक एक छवि आ गई, एक सेना जिसकी तलवारें तैयार हैं ओसिस की तरफ आ रही थी। इसी वजह से वो एल्केमिस्ट से फिर से मिल पाया। एल्केमिस्ट ने कहा, कल अपना ऊंट बेच देना और एक घोड़ा खरीद लेना। अगली रात लड़का घोड़े के साथ फिर से एल्केमिस्ट के पास जाता है। लड़के ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ जा रहा हूं, और उसने तुरंत अपने दिल में शांति महसूस की। एल्केमिस्ट ने कहा कि कल सूरज निकलने से पहले हम निकल जाएंगे। फिर लड़का फातिमा से मिलने जाता है और अगले दिन एल्केमिस्ट और लड़का यात्रा करने लगते हैं। 7वें दिन एल्केमिस्ट ने कहा, आप लगभग अपनी यात्रा के अंत में पहुंच चुके हैं और मैं आपको इस चीज के लिए बधाई देता हूं कि आप अपने भाग्य को पीछे छोड़ आए हैं। उन्हें 2 दिन और लगे और उसके बाद वो शांत रेगिस्तान को पार कर गए। दोपहर के अंत तक वो पूरा दिन आगे बढ़ते रहते हैं। फिर वो एक मठ पर पहुंचते हैं। वहां एल्केमिस्ट मठ के गेट पर जाता है और जहां पर एक काले कपड़े पहने हुए साधु बाहर आता है। एल्केमिस्ट उससे पूछता है क्या वो उसका किचन इस्तेमाल कर सकता है, और उसकी इजाजत लेने के बाद एल्केमिस्ट वहां पर जाकर आग जलाता है और साधु उन्हें एक पीस ऑफ लेड देता है इस्तेमाल करने के लिए। एल्केमिस्ट ने पैन को आग से हटा दिया तो फिर उसे उसने ठंडा होने के लिए अलग रख दिया। जब पैन ठंडा हो गया तो लड़के ने देखा कि लेड का टुकड़ा अब पैन के आकार में था, लेकिन अब वो लेड नहीं था, शीशा नहीं था, अब वो सोना बन चुका था। फिर एल्केमिस्ट ने उस डिस्क को, सोने की डिस्क को 4 हिस्सों में बांट दिया। उसे उसने अपने, लड़के और मॉन्क्स के बीच इक्वली बांट दिया। उसके बाद एल्केमिस्ट ने कहा अलविदा, गुड बाय, और लड़के ने भी उसे अलविदा कहा। अब लड़के को अकेले ही चलना था और जो उसका दिल कह रहा था उसे सुनना था। अंत में वो रात भर में पिरामिड के पास पहुंचा। लड़के ने एक जगह पर खोदना शुरू कर दिया, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। उसने कुछ पैरों की आवाज सुनी। कई लोग उसके पास पहुंचे। एक आदमी ने पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? लड़के ने कोई जवाब नहीं दिया। दूसरे ने कहा कि हमें पैसे चाहिए। उन्होंने कहा कि यहाँ पर हो सकता है कि सोना हो, लड़के के पास और भी पैसे हों, उसने शायद जमीन में सोना छिपा रखा है। उन्होंने लड़के से खोदना जारी रखवाया, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिला। जैसे ही सुबह का सूरज उगा, आदमी ने लड़के को पीटना शुरू कर दिया। अंत में लड़के ने चिल्लाकर कहा कि मैं यहाँ खजाने के लिए खुदाई कर रहा हूँ। उसके मुंह से खून बह रहा था। उसने कहा कि इजिप्ट के पिरामिड के पास छिपे हुए खजाने को उसने 2 बार सपने में देखा है। उन्होंने फिर उस लड़के को वहीं छोड़ दिया। उस ग्रुप का जो लीडर था वह वापस लड़के के पास आया और कहा, तुम्हें ये सीखना चाहिए कि एक आदमी को इतना पागल नहीं होना चाहिए। 2 साल पहले इसी जगह पर मुझे भी बार बार सपना आ रहा था। मैंने सपना देखा कि मैं स्पेन के गांव की यात्रा करूं और एक बर्बाद चर्च की तलाश करूं, जहां पर एक शेफर्ड अपनी भेड़ों के साथ सोया हुआ था।
सपनों में मुझसे कहा गया था कि अगर मैं वहां खोदूंगा तो मुझे एक छुपा हुआ खजाना मिलेगा, लेकिन मैं इतना पागल नहीं हूं कि पूरे रेगिस्तान को एक सपने पर विश्वास करके पार करूं। ये कहकर वो आदमी वहां से चले गए। लड़का खड़ा हो गया और पिरामिड को फिर से देखा। उसका दिल खुशी से झूम उठा, क्योंकि अब वो जानता था कि खजाना कहाँ है। फिर लड़का छोटे टूटे चर्च में पहुंचा और खुदाई के बाद उसे वहां वो खजाना मिला। और जैसा कि उसने वादा किया था, उसने अपने सपनों का 10वां हिस्सा उस बूढ़ी औरत को दे दिया और फातिमा के पास चला गया। और कहानी यहाँ पर खत्म होती है। तो इस गजब की कहानी से हमें 4 लेसन सीखने को मिलते हैं। सबसे पहला, खजाना वही है जहां आप हो, मतलब कि आपके अंदर, लेकिन ये पता करने के लिए आपको बाहर जाना होगा। दूसरा, अपने दिल की सुनो और कभी मत रुको। सेंटाइगो के साथ बहुत बार बुरा हुआ, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी और आगे बढ़ता रहा, और एंड में उसे खजाना जरूर मिला। तीसरा ये कि जिंदगी की सच्चाई है कि 7 बार गिरने के बाद फिर से 8वीं बार उठने की हिम्मत रखो, जैसा कि सेंटाइगो ने किया। हम थोड़ी सी असफलता देखने पर हार मान लेते हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें सेंटाइगो की तरह गिरकर फिर से उठना चाहिए, अपने लक्ष्य का पीछा करना चाहिए। और चौथा ये कि हम कभी समझ ही नहीं पाते हैं कि प्यार एक प्रेरणा की तरह होता है। वो हमें हमारे लक्ष्य तक जाने से कभी नहीं रोकता, और जो हमसे सच्चा प्यार करते हैं वो हमेशा हमारा भला चाहते हैं। वो हमें हमारे लक्ष्य के पास जाने के लिए कभी नहीं रोकेंगे। उम्मीद है कि ये समरी आपको जरूर पसंद आएगी, और उम्मीद है कि आप इस किताब के सभी लेसन्स को अपनी जिंदगी में अपनाकर अपने जीवन को और भी बेहतर तरीकों से जी पाएंगे।